Welcome back, dear students. I am Dr. Kanak Dwivedi, Professor in School of Education, BBD University. This is my third lecture in the video lecture series. Today I would be delivering lecture on the topic idealism. Idealism, which is one of the major school of philosophy. Idealism, जिसको हम हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं, आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी। आदर्शवाद क्या है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर आधारित है और आदर्शवाद में शिक्षा की क्या भूमिका है, या शिक्षा और आदर्शवाद दोनों के बीच में हम संबंध देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म डील्स विद values, ideals, and morality. This is a philosophy which deals with the spiritual world. It lays more emphasis on spiritualism. This philosophy lays more stress on the spiritualistic ideals like truth, beauty, and goodness. Teachers plays the main role in the idealistic philosophy. The role of teacher in idealistic philosophy is very important. Teacher is the center of the education. So, in idealistic philosophy, if we see that the curriculum is based on ideals and spiritualism, and basically more emphasis is given on moral values, and basically the self-realization is very important aspect of idealistic philosophy. The ultimate aim of idealism is self. जैसा कि मैंने बताया कि आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो शाश्वत मूल्यों और आदर्शों पर टिकी है। इसमें आदर्शवादी विचारधारा में ये कहा गया है कि ये जगत दो भागों में विभाजित है, एक आध्यात्मिक जगत और दूसरा आपका भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत को आदर्शवादियों ने अनश्वर माना है और भौतिक जगत को नश्वर माना है। आदर्शवादियों के अनुसार जो विचार हैं वो अनश्वर हैं और विचारों से ही हम आध्यात्मिक जगत तक पहुंच सकते हैं। उनका मानना था कि जो अंतिम सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है इंसान की, मनुष्य की, वो बेसिकली मोक्ष प्राप्ति है। तो वो उस सत्ता में बिलीव करते थे। वो उनका मानना था कि इस जो ये ब्रह्मांड है वो ईश्वर के द्वारा बना हुआ है और इस ब्रह्मांड में जो मनुष्य है वो भी ईश्वर की ही रचना है। और इस तरीके से जो अंतिम लक्ष्य है, जिस अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं, जिस अंतिम सत्य की प्राप्ति की बात करते हैं, वो बेसिकली उन्होंने बताया कि हम आध्यात्मिक मूल्यों जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों की प्राप्ति के द्वारा ही हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मीन्स हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आगे जो हम आइडियलिस्टिक फिलॉसफी बताएंगे, बेसिकली वो स्लाइड्स के द्वारा मैं समझाऊंगी, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए इस फिलॉसफी के बारे में, इस विचारधारा के बारे में। बेसिकली इस विचारधारा के जो मुख्य प्रवर्तक रहे हैं वो सबसे पहले तो थैलिस का नाम आता है, उसके बाद सुकरात का नाम आता है, सुकरात के बाद प्लेटो का नाम आता है। प्लेटो जो कि उस यूनान के राजघराने से आते हैं और सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। तो सुकरात ने तो वाद विवाद के तहत अपनी बातों को आगे बढ़ाया था। उन्होंने भी आध्यात्मिक पक्ष पे ज़्यादा बल दिया था और चूँकि प्लेटो के गुरु सुकरात थे तो प्लेटो भी आध्यात्मिकवाद की बात, उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात बताई थी। तो इस तरीके से, और इंडियन एस्पेक्ट में पर्सपेक्टिव में देखेंगे
तो सबसे मुख्य आदर्शवादी जो कहे जाते हैं वो हैं अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। ये सारे प्रोपेगेटर्स भी आदर्शवाद के ही प्रोपेगेटर्स के रूप में माने गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो परम पिता परमेश्वर ईश्वर हैं, उन्हीं का अंश जो है वो आत्मा है, जो हमारे शरीर में निवास करती है। और अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उस ईश्वर का निवास हमारे शरीर के अंदर ही है, जो कि हम आत्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है मगर आत्मा जो है वो अनश्वर है, असीमित है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को स्लाइड के थ्रू समझने की है, जो एक बहुत फेमस स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द कहाँ से निकला है, ये कौन सी फिलॉसफी है? वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो आइडियलिज्म जो है वो सबसे पुरानी फिलॉसफी कही जाती है। सबसे पुरानी फिलॉसफी हम इस रूप में कहेंगे कि ये अरस्तु और प्लेटो के टाइम की ये फिलॉसफी है। तो ये यूनान की बहुत पुरानी फिलॉसफी है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आदर्शवाद क्या है, क्योंकि आइडियलिज्म को हिंदी में हम आदर्शवाद की संज्ञा देते हैं। जैसा कि आइडियलिज्म वर्ड हमें दिखाई पड़ रहा है, The word idealism signifies two terms, idea and idealism. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आइडियलिज्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया एंड इज़म्स। हम मतलब हमारे जो मूल्य हैं या जो हमारे विचार हैं उनसे ही आदर्शवाद निकलता है। और ये जो विचार हैं, आइडिया या विचारों की संज्ञा जो दी जाती है वो प्लेटो ने दी थी। प्लेटो conceived of idea as the basis of philosophy. प्लेटो के नज़रिए के अनुसार जो दर्शन है वो विचारों से ही निकलता है। His philosophy of idealism, which represent more of ideas, can better be known as idealism. मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आइडियलिज्म या आदर्शवाद जो ये संप्रदाय कंसेप्ट है या जो ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो बेसिकली प्लेटो की फिलॉसफी से निकली है, जिसमें प्लेटो का ये मानना है कि आइडिया ही हमें दार्शनिक बनाते हैं या हमारे जो विचार हैं वही हमें दर्शन देते हैं। तो इस तरीके से चूंकि ये प्लेटो के द्वारा दी गई फिलॉसफी है, मतलब प्लेटो भी एक बहुत मुख्य दार्शनिक हुए हैं आइडियलिज्म में, क्योंकि उन यही मेन प्रपाउंडर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत, आइडियलिज्म की शुरुआत प्लेटो के द्वारा ही हुई है। तो प्लेटो काफ़ी पुराने टाइम से हैं, मतलब हम कह सकते हैं यूनान के बहुत पुराने दार्शनिक के रूप में हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सबसे पुरानी फिलॉसफी है। आइडियलिस्ट बिलीव दैट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटीज। आइडियलिस्ट का मानना है, उनका ये विश्वास है कि जो विचार हैं वही सत्य हैं, क्योंकि विचार जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो अनश्वर है। बल्कि जो और चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बट किसी के द्वारा दिए गए जो विचार हैं, विचार जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो सेकंड पॉइंट है, द मटीरियल वर्ल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज एंड इंस्टेबिलिटी। मतलब जो ये भौतिक जगत है वो कैसे हमें दिखता है कि वो परिवर्तनशील है, उसमें हमें चेंज दिखाई देता है, टाइम टू टाइम वो बदलता रहता है, वो हमेशा एक समान नहीं होता, इनस्टेबल होता है, अनसर्टन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भौतिक जगत है वो नश्वर है, लेकिन जो हमारे विचार हैं वो अनश्वर हैं, हमेशा एक समान रहेंगे।
और कभी भी चेंज नहीं होंगे, उसमें सर्टेनिटी होती है। इसीलिए आइडियलिज्म जो है वो आइडिया प्लस इज्म से मिलकर बना हुआ है। तो आइडिया क्या है? विचार हैं, और विचारों को जब हम दार्शनिक रूप देते हैं तो हम आइडियलिज्म की उसे संज्ञा दे सकते हैं। जो मेन उसके प्रोपाउंडर्स हैं आइडियलिज्म के, वो सबसे पहले तो प्रोपाउंडर प्लेटो हुए, जिन्होंने बेसिकली मतलब आइडियलिज्म को इसीलिए हम विचारवाद भी कहते हैं कई बारी, या हिंदी में हम इसको आदर्शवाद कहते हैं, क्योंकि आइडियलिज्म जो है वो विचारों और आदर्शों पर आधारित है। तो इसके जो मुख्य प्रोपाउंडर हुए हैं वो हैं प्लेटो, कांट, फिर हीगल, इसके अलावा फ्रोबेल। इंडियन उसमें अगर हम देखेंगे तो दयानंद सरस्वती भी हमें आइडियलिस्टिक ही दिखते हैं। विलियम टी हैरिस, ये भी आइडियलिस्ट हैं। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और थोड़ा बहुत हम महात्मा गांधी को भी आइडियलिस्ट मान सकते हैं। और साथ ही साथ स्लाइड में एक नाम नहीं दिख रहा है, अरविंदो घोष का नाम जो है वो महान आदर्शवादी दार्शनिकों के रूप में भारतीय दर्शन शास्त्र में दिखता है। अब हम बात करते हैं कि आइडियलिज्म का कंसेप्ट क्या है, आइडियलिज्म किस कंसेप्ट पे हमारे सामने आया है। तो इस स्लाइड में जो कि हमें दिख रहा है कि आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन विच एडहेयर्स टू द व्यू दैट नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट एन आइडिया इन माइंड ऑफ मैन। मतलब जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आइडियाज जो हैं या विचार जो हैं वो अनश्वर हैं और भौतिक जगत जो है वो नश्वर है। तो इस पॉइंट में भी यही समझ में आ रहा है कि जो दार्शनिक विचारधारा है आइडियलिज्म की, वो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन अडहेयर करती है कि संसार में कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, केवल और केवल आइडिया ही हैं या विचार ही हैं जो मनुष्य के दिमाग से निकलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क से जो विचार निकलते हैं वो परमानेंट रहते हैं। दूसरे अगर मनुष्य ने कुछ सोचा है और उसने सोच के कोई विचार दिया है, तो अगर एक बार वो विचार उसने दे दिए तो वो हमेशा परमानेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज आता जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि विचार, जो आइडियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो विचार पे ही आधारित है। द माइंड ऑफ गॉड और इन इज सुपर और सुपर नेचुरल रिल्म, मतलब कि ईश्वर के द्वारा दिए गए हमारे मस्तिष्क से जो विचार निकलते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो अनश्वर हैं, वो स्टेबल हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि इट डील्स विद सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। मतलब आइडियलिज्म किस कंसेप्ट पे आधारित है कि हमारी जो लाइफ है, जो हमारा मानव जीवन जो है, उसके कुछ प्रश्न हैं, उसको कैसे सॉल्व करता है आइडियलिज्म। इट होल्ड्स दैट माइंड और स्पिरिट एज ईच मैन। उन्होंने कहा कि हर एक मनुष्य के शरीर में मन और आत्मा का निवास होता है। तो किस तरीके से हमारे शरीर पे मन और आत्मा किस तरह संबंधित होती है, वो कैसे हम क्या अनुभव करते हैं, इस बारे में भी आइडियलिज्म ने अपने दार्शनिक विचारों के द्वारा बताया है कि जो यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति जो है वो किसके द्वारा की गई है, वो ईश्वर के द्वारा की गई है। और ईश्वर ने पूरे इस ब्रह्मांड को बनाया है, और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को बनाया है। और जो मनुष्य है वो सबसे उत्कृष्ट संरचना है, और उस मनुष्य को उन्होंने दिमाग दिया, या हम कह सकते हैं कि ब्रेन दिया, जिसके द्वारा वो सोच सकता है, और सोचने से जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा वो अपनी
बात को आगे बढ़ा सकता है। और सबसे मुख्य बात कि हर मनुष्य के अंदर ये आत्मा का निवास होता है और इस आत्मा के द्वारा वो उस असीम ईश्वर तक पहुंच सकता है। टू द आइडियलिस्ट द रियलिटी इज स्पिरिचुअल इन नेचर रादर देन फिजिकल मेंटल। मतलब आइडियलिस्ट के अनुसार जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो आध्यात्मिक है, उसका जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है रादर देन फिजिकल और मेंटल। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि जितने भी आइडियलिस्ट लोगों ने जो विचार दिए हैं उनका ये मानना है कि हमारे पास दो तरह की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति और दूसरी भौतिक शक्ति। तो जो आत्मा की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही होती है और आध्यात्मिक शक्ति से ही हमारे विचार निकल के आते हैं और जो ये विचार हैं वो इटर्नल हैं, अनचेंजिंग है। अब हम कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म को एक बारी हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे कि आदर्शवाद किन सिद्धांतों पे आधारित है, उसकी क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। अभी तक हमने इंग्लिश में आप लोगों को बताया, अब एक बारी हिंदी में हम एक बारी इसको दोबारा से समझेंगे कि आदर्शवाद का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। ये आदर्शवाद जो है आत्मा को आध्यात्मिक तत्व मानती है और परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा की संज्ञा उसने दी है, जिसके तहत यद्यपि आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादियों का मत एक नहीं है। कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसको स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु ये सभी मानते हैं कि आत्मा जो है अनादि और अनंत है। उनका कहना है कि आत्मा जो है वो इंद्रियों द्वारा नहीं जानी जा सकती है, इसे हम बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। तो परमात्मा के विषय में भी आदर्शवाद। अब हम बात करेंगे मनुष्य जो है आइडियलिस्ट्स के अनुसार या आदर्शवादियों के अनुसार, उन आदर्शवादियों ने ये माना कि मनुष्य जो है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। चूंकि आदर्शवादी ये मानते थे कि जो ये संसार है वो दो भागों में बटा है। एक भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत है और दूसरा भाग जो है वो भौतिक जगत है। तो उन्होंने आइडियलिस्ट have divided the world into two parts. The first part is spiritual part and the second one is materialistic world. Spiritual world and materialistic world, in which the spiritual world is created, spiritual world is deal with God. जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें ईश्वर की संज्ञा दी जाती है कि ईश्वर ने इस पूरे संसार को बनाया है और इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो ह्यूमन बीइंग है या वो इंसान है। मनुष्य को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचना मानी क्योंकि मनुष्य के पास मस्तिष्क है या हम कह सकते हैं मनुष्य के पास आत्मा है। जैसे और क्रीचर्स हैं उनके पास भौतिक चीजें करने की हैं, बट मनुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ रचना है? क्योंकि उसके पास दिमाग है, मस्तिष्क है और साथ ही साथ उसके पास आत्मा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है क्योंकि उसके पास ना केवल भौतिक शक्तियां हैं, साथ ही साथ उसके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो समाज का गठन कर सकता है, समाज के साथ साथ वो कल्चर का गठन कर सकता है, कल्चर के साथ साथ कल्चर को हम हिंदी में कह सकते हैं संस्कृति का गठन कर सकता है, कला और नीति और धर्म का भी
निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, उसका विकास करने में जो है वो सहायक होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिनसे मनुष्य अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आध्यात्मिक पर्यावरण भी तैयार करता है। तो इस तरह हमने देखा कि मनुष्य जो है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना क्यों है, क्योंकि उसके अंदर भौतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता है और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वो अपना आध्यात्मिक पर्यावरण तैयार करता है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट तैयार करता है, जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंसेस लेता है और एक्सपीरियंस लेने के बाद वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ उन्मुख होता है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर भी करता है। आइडियलिस्ट एक बार फिर कहते हैं कि मनुष्य का विकास, पूर्णतम विकास जो क्योंकि आदर्शवादी मनुष्य के विकास की बात भी करता है, ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की भी बात करता है। तो आदर्शवादियों का ये मानना है कि ये जो डेवलपमेंट है वो तभी हो पाएगी जब सबसे पहले वो अपनी भौतिक शक्तियों के आधार पे अपना भौतिक विकास करेगा, उसके बाद वो अपने आध्यात्मिक शक्तियों के बल पे अपना आध्यात्मिक विकास करेगा। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि किस प्रकार वो आत्म अनुभूति करके आत्मा के बल पे वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक और प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक और सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है आदर्शवादियों का, कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति या आत्म अनुभूति ही मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ये आदर्शवादियों ने बताया है। आदर्शवादी मनुष्य के जीवन को इस प्रकार वो विकास या विकसित करना चाहते हैं, या उन्हें उसके जीवन को एक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, आत्मा का जो निवास है, उस आत्मा के जो आत्मा है जो कि सूक्ष्म है और अनादि अनंत तक है, वो अनश्वर है। तो उसके द्वारा वो प्रत्येक प्राणी को इस दृष्टि में पूर्ण मानते हैं, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा ही वो आत्म अनुभूति कर सकता है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जो है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानता के कारण वो इस बात को जान ही नहीं पाता है कि उसके अंदर जिस आत्मा का निवास है वही उसकी पूर्णता का कारण है। तो ये तभी हो पाएगा जब वो उस आत्मा को समझ पाएगा, उस आत्मा की शक्ति को जान पाएगा, उस शक्ति के भंडार को जान पाएगा। इसका मतलब हर मनुष्य के अंदर असीम शक्ति का भंडार है, लेकिन चूंकि अज्ञानता उसके अंदर है, इसलिए उस असीम शक्ति को वह पहचान ही नहीं पा रहा है। अतः मनुष्य योनि पाकर हमें उसकी अनुभूति करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आत्मा मनुष्य के अंदर निवास करती है, इसका मतलब उन्होंने आत्मा में ही परमात्मा की बात कही है। और जो अंतिम उद्देश्य उन्होंने बताया, आत्म अनुभूति या ईश्वर की प्राप्ति, यह ईश्वर की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब वो आत्मा की शक्ति को पहचानेगा और उस आत्मा की शक्ति से ही वो उस परमात्मा को ढूंढ लेगा, मीन्स ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। जब उसके अंदर अज्ञानता खत्म हो जाएगी और ज्ञान के प्रति बढ़ेगा, तो भौतिक जगत के जितने भी दुख हैं उसके लिए एक समान होंगे। जैसे उन आदर्शवादियों का मानना है
कि जब व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच जाता है तो सुख दुख जैसी चीज़ें उसके सामने निवास नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति जो है वो उसके अंदर ही हो सकती, उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा के थ्रू ही हो सकती है, और यह आत्मा मनुष्य के अंदर ही समाहित है। और इस आत्मा की पूर्णता कैसे हो सकती है? सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों को की प्राप्ति के द्वारा ही हम उस आत्मा की पूर्णता को पहचान पाएंगे। उन्होंने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों को जब हम जानेंगे तभी हम अपनी आत्मा को जानेंगे, और आत्मा के बल पे हम परमात्मा को समझ पाएंगे। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे मूल्य हैं जो कि हमारे मस्तिष्क की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, जैसे जानना, संवेग और अनुभूति, इसके द्वारा ही हम सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, या शिव ही सुंदर है। ये इसको जब हम समझ पाएंगे तभी हम असली आत्म अनुभूति तक पहुंच सकते। बात करेंगे आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से आदर्शवाद शिक्षा से संबंध रखता है, और आइडियलिज्म या आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की, तो आइडियलिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे सबसे पहला उद्देश्य होगा एक्सलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी से मतलब है कि हर व्यक्ति का पूर्णतम विकास। पूर्णतम विकास के लिए उन्होंने कुछ विकास, उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब बात कही है, और ऑल राउंड डेवलपमेंट के तहत उन्होंने बताया कि हर बालक का या हर मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उसका पूर्णतः शारीरिक विकास हो, शारीरिक और मानसिक विकास हो। साथ ही साथ शारीरिक विकास के साथ साथ उन्होंने कहा कि मानसिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है। तो फिजिकल एंड मेंटल both type of development is needed in the aims of education of the idealist. इसके बाद उन्होंने कहा ह्यूमन पर्सनालिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है जैसा कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास। और जब ये चारों विकास हो जाएं तो हर व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम ह्यूमन पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि हमें इस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य बनाने चाहिए जिसमें हर बालक के शरीर का पूर्णतम विकास हो सके, उसके बुद्धि का पूर्णतम विकास हो सके, साथ ही साथ वो सामाजिक हो सके, सामाजिक होने के साथ साथ वो अपने संस्कृति का भी विकास कर सके, और संस्कृति के विकास करने के साथ साथ उसके अंदर नैतिकता के भी गुण होने चाहिए। नैतिकता का गुण का मतलब उसके मैक्सिमम कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, जिसके तहत उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ हों, जैसे दया, प्रेम, सौहार्द, लोगों की मदद करना, लव, अफेक्शन, इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ होने चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना चाहिए, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य बनाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा के उद्देश्य ऐसे हों जिसकी वजह से हर राज्य में जितने भी नागरिक हों उनमें श्रेष्ठ नागरिकों के जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्य के प्रति भी उनके अंदर एक निष्ठा
होनी चाहिए, साथ ही साथ अच्छे श्रेष्ठ नागरिक गुणों का उनके अंदर वो सारे गुण हों। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति के जो ह्यूमन पर्सनालिटी है तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसके अंदर बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के अंदर वह विवेक शक्ति पैदा हो जिससे वो सही और गलत में अंतर कर सके, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके और वो भेद कर सके कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या शिव है, क्या अशिव है, क्या सुंदर है, क्या असुंदर है, इसमें वो भेद कर पाए। साथ ही साथ वह आध्यात्मिक चेतना के विकास की बात भी करते हैं। आध्यात्मिक चेतना से यहाँ उनका मतलब ये है कि किस तरीके से वो अपने स्व का विकास करें, मतलब आध्यात्मिक स्व का, अपने सेल्फ का विकास कर सके। आदर्शवादियों का विश्वास ये है कि जब मनुष्य अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक स्वयं से ऊपर उठकर अपने बौद्धिक स्वयं से नियंत्रित होने लगता है तो उसके बाद वह धीरे धीरे आध्यात्मिक स्व के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की और किस तरीके से आध्यात्मिक चेतना का विकास वो कर पाएगा। अब बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो करिकुलम इस प्रकार से डेवलप हो कि जितने भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं आदर्शवादियों के द्वारा, वो सारे शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो पाठ्यचर्या में हो, जिससे कि वो सारे उद्देश्यों मतलब पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाए, उन सारे विषयों को उसमें रखा जाए पाठ्यचर्या में, जिससे कि वो सारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं आदर्शवादियों के द्वारा दिए गए वो सारे शैक्षिक उद्देश्य पूरे किए जा सकते, जिसमें ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ रिलीजियस स्टडीज़ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल स्टडीज़ होनी चाहिए, लिटरेचर के विषयों को रखना चाहिए, हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स के विषयों को भी रखना चाहिए। अब बात करते हैं अनुशासन की, डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आदर्शवादी ये कहते हैं कि हमको बहुत ज़रूरी होगा आदर्शवादियों के अनुसार, क्योंकि वो मूल्यों की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, तो ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब हम अंदर से अनुशासित होंगे, हमारी इनर डिसिप्लिन काम करेगी, तो हम तभी इन सारी चीज़ों के, हम अपने आध्यात्मिक शक्तियों का विकास तभी कर पाएंगे जब हम अंदर से अनुशासित हो पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने भौतिक शक्तियों के विकास के लिए उन्होंने पनिशमेंट की भी बात कही। उन्होंने कहा हमें पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, ज़रूरी है कि थोड़ा अनुशासन हो जिसके तहत उन्हें डर हो कि हमें किस प्रकार विकसित होना है। तो इसलिए उन्होंने मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की भी बात कही और उन्होंने फ्रीडम को थोड़ा रिस्ट्रेन किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अनुशासन आदर्शवादियों के द्वारा दिया गया था वो एकदम बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की बात न करते हुए उन्होंने इनर डिसिप्लिन की बात कही, साथ ही साथ उन्होंने थोड़े पनिशमेंट की भी बात बताई है आदर्शवादियों ने, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। अब बात आती है शिक्षक का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए। तो रोल ऑफ टीचर आदर्शवादियों के अनुसार सुप्रीम होना चाहिए, वही मेन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है जिसमें हम टीचर को ही मेन आइडियल मानते हैं और उसी के अनुसार हमारा बच्चे का विकास हो, वो एक हमारा स्पिरिचुअल गाइड होगा, वो हमारा रोल मॉडल होगा। तो टीचर की जो जगह है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडियलिस्टिक
फिलॉसफी में, आइडियलिज्म में। अब बात आती है टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड के तहत उन्होंने रीडिंग ऑफ होली बुक्स की बात कही, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ने की बात कही। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़ोर दिया था, उन्होंने पढ़ने पे बहुत ज़ोर दिया था, उन्होंने किताबी ज्ञान पे ज़ोर दिया था। साथ ही साथ कुछ उन्होंने ओरल मेथड भी बताए, जिसमें लेक्चर मेथड आता है। लेक्चर मेथड मीन्स उन जो गुरु थे वो अपनी बात बताते थे और जो शिष्य हैं वो सुनते थे। इसके अलावा उन्होंने वाद विवाद मेथड भी अपनाया, डिस्कशन मेथड जिसको हम कहते हैं, और डायलॉग मेथड जिसमें डायलॉग्स के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। ये अरस्तु की बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जो डायलॉग विधि कही जाती है। और ट्रेडिशनल मेथड भी थे आइडियलिज्म में, जिसको हम श्रवण मनन और निध्यासन का नाम देंगे, जिसमें बालक जो है, टीचर जो है, गुरु जो है वो बोलता था जो और शिष्य सुनता था, और सुनने के बाद जो भी कंसेप्ट गुरु ने दिया है उसको मनन करता था और फिर वो अपने आगे जीवन में उसको अप्लाई करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी है वो विचारों पे आधारित है, मूल्यों पे आधारित है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों पे आधारित है। उनके अनुसार, आइडियलिस्ट फिलॉसफी के अनुसार, जो आत्मा है वो अमर है और जो भौतिक चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो नश्वर है, और जो ये जो ब्रह्मांड है वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो अनश्वर है और जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो नश्वर है। इस तरीके से ये आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के ये सारे आयाम हमने आपको बताए। तक हमने आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के सारे प्रिंसिपल्स को देखा। इसके बाद व्हाट इज़ आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, कैसे डिफरेंट एजुकेशनल एस्पेक्ट में आइडियलिज्म के रोल को समझा। अब हम आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे, जिसके तहत हम क्या एजुकेशन सिस्टम में आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आइडियलिज्म has made signal contribution. Idealism has made ये काट देना। Idealistic education promotes universal education. ये एक मेरिट के रूप में हम दे सकते हैं आदर्शवादी शिक्षा में, कि वो एक यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है। इसके अलावा आइडियलिस्टिक एजुकेशन emphasizes for the inculcation of highest values, namely truth, beauty and goodness. This will lead for the development of moral character of the child. तो एक ये मेरिट के रूप में जुड़ सकता है, क्योंकि हाई आइडियल्स की बात कर रहे हैं आइडियलिस्टिक, जिसमें नैतिक विकास बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों की प्राप्ति की बात आदर्शवाद बताता है। अब दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी विचारधारा की फिलॉसफी का, वो है टीचर के रोल का। क्योंकि आदर्शवादी शिक्षा में हम जो शिक्षक की भूमिका देखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो टीचर है वो सेंट्रल रोल अदा करता है इसकी एजुकेशन फिलॉसफी में। आइडियलिज्म रिपीट्स, और यू कैन से आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड की बात करती है या इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करती है, और वो चाहती है कि आइडियलिज्म रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड ट्राइज टू स्टिमुलेट हिज क्रिएटिव एनर्जीज। जो उसकी क्रिएटिव एनर्जीज है या उसकी स्पिरिचुअल एनर्जीज है उसको और ज़्यादा उभारना चाहते हैं और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, साथ ही साथ मॉरल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, जिसमें
ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस जैसे हाई आइडियल्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है, साथ ही साथ इनर डिसिप्लिन की बात कही गई है। ये सारे मेरिट्स हैं आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डीमेरिट है वो ये है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग डॉक्ट्राइन है। इट अवॉइड्स रियलिटी, क्योंकि वो ऐसे जगत की कल्पना करते हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक जगत की कल्पना करते हैं आदर्शवादी, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जो आज के टाइम पे अगर आदर्शवादी विचारधारा को देखते हैं तो उस फिलॉसफी को एक क्रिटिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग डॉक्ट्राइन है। इसके अलावा आइडियलिज्म इज कंसर्न विद अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एंड इट अवॉइड्स रियल प्रॉब्लम इन डे टू डे लिविंग। आइडियलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है अल्टीमेट रियलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिज्म की बहुत ज़्यादा बात करता है। बट आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे तो हमारी बेसिक नीड्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये भी एक डीमेरिट के रूप में हम देख सकते हैं। आइडियलिज्म एम्फेसिस ऑन द अचीवमेंट ऑफ immortal values, namely truth, beauty and goodness. These values are not absolute. This is also one of the merit of idealism. इसके बाद रोट मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में। जो मेथड ऑफ टीचिंग अपनाई गई वो बेसिकली ज़्यादातर ओरल मेथड, लेक्चर मेथड या बहुत ज़्यादा रटने पे जोर दिया गया, बुकिश पद्धति पे या किताबी ज्ञान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड है वो उसको नकारा गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बिल्कुल नहीं था आइडियलिस्टिक एजुकेशन, उसमें टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। टीचर जो कह दे वही होगा। इसमें कहीं इस फिलॉसफी में ऐसी शिक्षा की बात नहीं कही जिसमें बच्चे के या चाइल्ड के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी की बात कहीं आप देखेंगे। वहाँ आइडियलिस्टिक जब विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका टीचर की होती है और टीचर जैसा चाहेगा वैसा ही छात्र को करना पड़ेगा। सारा जो सेंटर है वो टीचर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी को नकारा गया है आदर्शवादी शिक्षा में, जो कि आज के समय का सबसे बड़ी मांग है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार ही आज की शिक्षा निर्भर करती है। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है आदर्शवादी शिक्षा की। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मुख्य मेरिट और डिमेरिट हम लोगों ने देखे आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के, तो इस तरह से हमने ओवरऑल इवैल्यूएट कर लिया आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी को एजुकेशन की फील्ड में। तो मेरे हिसाब से आइडियलिज़म का ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसके बेसिक्स को हम लोगों ने हर एक बेसिक को हम लोगों ने समझा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के द्वारा आपको आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी या आइडियलिज़म एंड एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट है वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।